नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान और हम लोग अपनी बातचीत जारी रखेंगे, जो हमने शुरुआत की है हरियाणा में वोट चोरी उसके असर पर। अलग-अलग इलाके के लोगों से हम लोग कर रहे हैं बातचीत। हमारे साथ आज जुड़े हैं 3 खास मेहमान। हमारे साथ बलवंत तक्षक जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हरियाणा के सबसे सम्मानित पत्रकारों में शामिल हैं। लंबा अनुभव है, करीब 4 दशक का चुनाव कवर करने का। चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। बलवंत सर, स्वागत है आपका सर। शुक्रिया शौरभ साहब। हमारे साथ जगदीप संधू साहब जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कल भी हमारे साथ थे, आप सब जानते हैं। हिसार से हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत तफ़सील से इन्होंने हरियाणा के जो चुनाव है, उस पर अपना जायज़ा, अपना जो अ, एनालिसिस जो है वो किया था। आज हमारे साथ जुड़े हैं हिसार से। हमारे साथ सुदेश सुदेश जुड़ी हैं, सुदेश जी जुड़ी हैं पंचकुला से और इनसे भी हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने पूरे इलेक्शन के कैंपेन को देखा और उसके बाद राहुल गांधी के एक्सपोज़े पर अब क्या हालात हैं। आपका स्वागत है सुदेश जी। जी, थैंक यू, थैंक यू। आपका भी स्वागत है जगदीप भाई साहब, नमस्कार, वेलकम। जी अ नमस्कार, थैंक यू। मैं शुरुआत करता हूँ बलवंत तक्षक जी से। सर, आप बताइए, ये एक्सपोज़े तो ठीक वैसा ही दिख रहा है, जिस तरह का इलेक्शन के पहले एनालिसिस हम लोग कर रहे थे। क्या अब आपको लगता है कि आपका एनालिसिस ठीक था और कहीं न कहीं चुनाव में वोट चोरी हुई है, जिसकी वजह से पूरा इलेक्शन बदल गया? जी शौरान साहब, हम तो पिछले 40 साल से हरियाणा की राजनीति को कवर करते हैं और लोगों के मन को भांपने की कोशिश करते हैं, सरकार के फैसलों को देखते हैं, उन फैसलों को लोग किस तरह से लेते हैं या लोकसभा और विधानसभा चुनाव कोई आगे-पीछे होता है तो उसकी स्थिति देखते हैं कि किस पार्टी को फ़ायदा हुआ है, सत्तारूढ़ दल को कोई नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है। और आम लोगों से जो बातचीत होती है, उस आधार पे हम किसी नतीजे पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पहली बार जब सत्ता में आई थी, तो एक हैरानी वाली बात इसलिए नहीं थी कि कांग्रेस को 10 साल सत्ता में हो गए थे और आज तक का हरियाणा का इतिहास ऐसा है नहीं किसी पार्टी ने तीसरी बार रिपीट किया हो। और जी भाई साहब। हमारा जो विश्लेषण था उसका एक आधार ये भी था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुड़गांव में आए थे और उन्होंने बहुत तारीफ की मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब की और अगले दिन उनका इस्तीफा हो गया था। तो ये माना गया कि पार्टी में एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए खट्टर साहब की जगह किसी नए चेहरे को लेके आना पड़ेगा ताकि चुनाव में उसके प्रति कोई सत्ता विरोधी रुख ना पनपे। और इसी कोशिश में उनको हटाया गया था। पार्टी के पास इस तरह की रिपोर्ट थी कि खट्टर साहब के रहते हुए शायद पार्टी को तीसरी बार सत्ता में लाना मुश्किल होगा। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस में भाग-भाग के लोग दूसरी पार्टियों से शामिल हो रहे थे, यानी कि एक-एक सीट पर 4-4 उम्मीदवार हो गए थे। तो कोई भी पॉलिटिशियन इसलिए सत्ता में रहना चाहता है, इसलिए नहीं भागता कि वो हारने के लिए जा रहा है। उसको लगता है कि टिकट मिली तो ठीक है, एमएलए बने तो ठीक है। सत्तारूढ़ पार्टी के साथ लगे रहने में हर पॉलिटिशियन की इच्छा रहती है। ऐसे टिकट भी ना मिले तो सत्तारूढ़ दल के हम एक्स विधायक के तौर पे उसके साथ रहेंगे। और 10 साल का जो कार्यकाल था, वो हमने देखा कि इसके बाद मौका पब्लिक देती नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है किसान, जवान और पहलवान की भी जो स्थिति थी, वो सब भी हमें उनके खिलाफ लग रहे थे। तो मेरा ये मानना था कि कांग्रेस को कम से कम 60 सीटें हरियाणा में मिलेंगी, लेकिन जब परिणाम आया तो 37 सीटों पर रहेगी। तरह-तरह के विश्लेषण किए गए कि भाई कांग्रेस में जो नेतृत्व स्टेट का था, वो ये शायद नहीं चाहता था कि 60 सीटें आए। उनका ऐसा एक धारणा बनाई गई कि 40-45 सीटों तक अगर कांग्रेस सिमट जाएगी, तो ठीक रहेगा। और उदाहरण के तौर पर उन्होंने दिया कि जो 37 और 48 भाजपा की 48 सीटें थी, 11 सीटों पर बागी उम्मीदवार खड़े थे। ये कहा गया कि हरियाणा कांग्रेस के नेतृत्व ने उनको बैठाने की कोशिश नहीं की। अगर वो बागी बैठ जाते तो 11 सीटें कांग्रेस की बढ़ जाती और भारतीय जनता पार्टी की घट जाती। अभी तक तो हम ये मान रहे थे कि शायद बागियों को मना लेते तो कांग्रेस सरकार में होती। लेकिन अभी जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे ये धारणा थोड़ी पुख्ता हुई है कि वोटों में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ हुई है और उस गड़बड़ के आधार पर कांग्रेस की सीटें घटी और भारतीय जनता पार्टी फिर से तीसरी बार सत्ता में आ गई। जी शरण सर। पर बलवंत सर, आप इससे सहमत हैं कि जो राहुल गांधी ने एक्सपोज़े किया है, वो सही है? इस पर आपका कोई और आर्गुमेंट है क्या? मैं तो ये कह रहा हूँ ब्राजील की किसी लड़की की फोटो अगर लग रही है, जगह-जगह लग रही है, उसने बार-बार वोट किया है, वो ब्राजील की लड़की तो यहाँ वोट डालने नहीं आई थी, वो मॉडल तो नहीं डाली होगी लेकिन उसके वोट कहीं तो डले होंगे, किसी ने तो डाले होंगे। और इसी गड़बड़ी की वजह से जो है
मैं आपको बताऊं, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री दफ्तर के अधिकारी भी ये मानते थे कि भारतीय जनता पार्टी की कम से कम 28 सीटें तो आएंगी। 48 सीटों की धारणा तो ना सीआईडी की रिपोर्ट में थी, ना मुख्यमंत्री दफ्तर के अफसरों की धारणा थी, ना ही खुद भाजपा के नेता ये मानते थे कि हम सत्ता में आ पाएंगे। आज वो कहते हैं कि हमें तो पहले ही भरोसा था कि हम तीसरी बार फिर सरकार बनाएंगे, लेकिन आज जब सीटें आ गई तब कह रहे हो। उस समय तो उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी कि सरकार सही बात। बनने की संभावना नहीं है। और जब सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की, तो भाजपा के विधायक तो हैरान थे कि हमारी सरकार कैसे बन गई, और कांग्रेस परेशान थी कि हम सत्ता में क्यों नहीं आए। तो उससे भी एक अंदाज लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ तो हुई है। और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको साबित करने की कोशिश की है। इलेक्शन कमीशन को उसके जवाब देना चाहिए था, लेकिन मैं देखता हूं कि राहुल गांधी को गलत ठहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता रोजाना इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। जी, बिल्कुल। आपने सही बात बोली, बल्कि मुझे भी याद आ गया एक वाकया। मैं हिसार में था, जगदीप जी भाई साहब से भी मुलाकात हुई थी। तब बीजेपी के एक बड़े नेता जो आजकल अच्छे खासे पद पे हैं, मतलब नेता तो नहीं है जी। पर वो ऑफिशियल हैं, पार्टी पदाधिकारी हैं। वो बोले कि वो इलेक्शन से कुछ रोज पहले की बात है, उन्होंने शर्त लगा ली 16 से कम सीट नहीं आएगी हमारी। वो कह रहे थे जी। 16 तो आएगी ही आएगी, और हम्म। आ गई तो उससे देखिए 48। उनको यकीन ही नहीं था। खैर सुदेश जी, आपसे मैं अगर जानना चाहूं कि आपने किस तरह का माहौल देखा चुनाव में, और किस तरह का माहौल अब देख रही हैं जब राहुल गांधी ने एक्सपोज किया? आप क्या सहमत हैं इस पूरे घटनाक्रम से जो राहुल गांधी ने बोला, या लोगों का क्या व्यू है, आप जिस इलाके में है वहां? आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। कि बलवंत तक्षक जी ने भी बताया कि जो माहौल चुनाव के वक्त में था वो बिल्कुल चुनाव परिणाम से उलट था। जोर शोर से ये चुनाव प्रचार में हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस के पक्ष में ना सिर्फ हवा थी, हमें लगा कि इस बार तूफान है। लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार किसी भी तरीके से बीजेपी सत्ता से बाहर हो और कांग्रेस को बम्पर वोट पड़ेंगे। हर जगह हर सर्वे ये बता रहा था। और जो बीजेपी में भगदड़ मची थी वो इसका जीता जाता सबूत था कि किस तरह के हालात उस वक्त थे। एंटी इनकम्बेंसी थी, और उदाहरण सारे बलवंत तक्षक सर दे चुके हैं कि किस तरीके से उस वक्त मुख्यमंत्री को अचानक से बदल देना और बड़े बड़े फैसले अचानक से करना, घोषणाएं करना। और लोकसभा चुनाव का जो परिणाम था वो भी साफ ये इंगित कर रहा था कि 5 सीटें बीजेपी हार गई, जहां मोदी को बहुत बड़ा चेहरा दिखाया गया था। और देश में हमने देखा कि एनडीए की क्या हालत रही। तो सारी बातें साफ तौर पर ये बता रही थी, जता रही थी कि इस बार हरियाणा में बीजेपी के लिए धरातल पर वैसा माहौल नहीं है जैसा बीजेपी के लिए 2014 में था। 2019 में भी हम कहेंगे थोड़ा बहुत था, लेकिन 2024 आते आते हालात पूरी तरह से बदल चुके थे। कई बड़े सारे मूवमेंट्स थे। किसान आंदोलन के बाद हरियाणा में ही अपने लेवल पर बहुत सारे मूवमेंट हुए। महिला पहलवानों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था। अग्निवीर योजना बहुत बड़ा मुद्दा था। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा था। अपराध जो बढ़ रहा है आए दिन वो बहुत बड़ा मुद्दा था। पोर्टल एक जो व्यवस्था कायम की थी पिछली सरकार में मुख्यमंत्री रहते मनोहर लाल ने, उसकी वजह से आम लोग बहुत परेशान थे। करप्शन बहुत हद तक लोगों को परेशान कर रहा था। छोटे छोटे काम भी लोगों के बिना पैसा दिए जेब ढीली के नहीं हो रहे थे। तो तमाम ये मुद्दे थे। इसकी वजह से लोगों में गुस्सा था, नाराजगी थी, और कई दूसरे प्रकरण हुए थे जिसकी वजह से लोग चाहते थे कि इस बार सत्ता में बदलाव होना चाहिए। और ये बातें कांग्रेस लीडरशिप भी भांप चुकी थी, आलाकमान भांप चुकी थी। तभी सीधे सीधे पूरी ताकत भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सौंप दी गई थी। और हमने देखा जो चुनाव प्रचार हुआ उसमें वो वन मैन आर्मी की तरह थे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी महसूस कर रहे थे, तभी उन्होंने किसी नेता की नहीं सुनी, जिसका खामियाजा भी भुगता है। कुमारी सैलजा 12 दिन तक चुनाव प्रचार के लिए बाहर नहीं निकली। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं जानते थे कि उनका 12 दिन तक घर बैठना नुकसान कर सकता है? लेकिन जो हवा थी उस वक्त, जो आप लोगों ने भी दिखाई होगी, हम हर टीवी चैनल पर देख रहे थे, हर जनसभा में हम देख रहे थे। तो शायद ये हवा का रुख जो भांपते हैं हमसे, या तो जर्नलिस्ट भांपते हैं या फिर राजनेता भांपते हैं, सबने भांप रखा था कि इस बार हवा वाकई में कांग्रेस के पक्ष में बह रही है। तो ये हालात उस वक्त के थे। लेकिन जो राहुल गांधी का अभी मुद्दा है उसमें 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो देखिए कि राहुल गांधी सबूत के साथ आ रहे हैं, सबूत पेश कर रहे हैं। इससे पहले जो उन्होंने 2 दफा बताने की कोशिश की कि कैसे वोट चोरी हो रही है, उसके बाद हरियाणा पर मैं स्पेशली रहना चाहती हूँ। हरियाणा को लेकर उन्होंने कहा कि 25 लाख फर्जी वोट, हर वोट को लेकर उन्होंने जो सबूत पेश किए हैं कि यहां से इतने वोट एक एड्रेस पर इतने बने हैं। तो बात यह है कि अगर वो सबूत के साथ आ रहे हैं, वो इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं,
सारे संसाधन सरकार सब कुछ बीजेपी के पास है। सेंटर में बीजेपी, प्रदेश में बीजेपी, और अब तो यूं कहेंगे पूरे देश में बीजेपी है। कांग्रेस कहां बची है? दूसरी पार्टियां कहां बची? क्षेत्रीय पार्टियां कहां बची? पूरी ताकत आपके पास है। तो आप क्यों राहुल गांधी पर केस नहीं करते? क्यों राहुल गांधी पर लगाम नहीं कसते? यहां अगर छोटी सी भी कोई चिन्हनुक्ति करता है, कोई भी विधायक है, दूसरी पार्टी कोई नेता है, तो हम अगले ही दिन उसके ऊपर देखते हैं कि ईडी सीबीआई की रेड हो जाती है, छापेमारी शुरू हो जाती है, कोई ना कोई पुराना किस्सा केस खुल जाता है। तो राहुल जी, गांधी को इतने हल्के में क्यों लिया जा रहा है? जी। या तो आप सुदेश साबित कर दे कि राहुल गांधी गलत है, या फिर राहुल जी, गांधी अगर आरोप लगा रहे हैं तो फिर जांच हुँ, करवाने में क्या दिक्कत है? जी। आप लोगों को तो वो एक बयान ध्यान होगा सीईसी का, जब इससे पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे कर्नाटक को लेकर भी, उन्होंने काफी सबूत पेश किए थे, और उन्होंने कहा था कि आप वीडियो जारी कर दे, बूथ का वीडियो जारी कर दे, ताकि फर्जी वोट का जो हम आरोप लगा रहे हैं वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो सीईसी की ऐसी भाषा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, चलो कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, तो उन्होंने कहा कि हम बहु बेटियों की वीडियो कैसे जारी कर सकते हैं? मतलब ये एक एक सीईसी, वो अधिकारी जी, अगर ये आपकी कहते बात सही है। बूथ, सुदेश जी, एक बात बताइए, अब जब आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रेज़ किए, अब ये बताइए, अभी जो ये एक्सपोज़े हुआ है, इससे आप देख रही हैं कि कुछ वोटर्स जो पहले शायद कन्विंस नहीं थे कि भई बीजेपी की सरकार बन सकती है, वो उनका शक और पुख्ता हुआ है, या कोई फ़र्क नहीं देख रही ज़्यादा आप? देखिए, हरियाणा में तो लोगों को पहले से ही संशय था इस बात को लेकर, जो चुनाव परिणाम सामने आया था, उससे सिर्फ कांग्रेस ही हैरान नहीं थे, बीजेपी के लोग उससे ज्यादा हैरान थे कि उनके हुँ, उनके लिए ये जीत बहुत, मतलब बहुत हैरानी वाली जीत थी। किसी को यकीन नहीं था कि इतनी बड़ी जीत बीजेपी की थर्ड टाइम होगी। ये बार-बार हम तो ये बात दोहरा ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लोगों को आज भी शायद यकीन नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को, ऐसा हो गया है। प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन गई है। दूसरा, बीजेपी के अलावा अगर हम सिर्फ कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस ने कांग्रेस की स्ट्रैटेजी हमेशा से ही कमजोर रही है बीजेपी के मुकाबले। खासतौर पर 2014 के बाद किसी भी मुद्दे पर अगर आप देखेंगे, तो बीजेपी स्ट्रैटेजी में मुद्दों को डाइवर्ट करने में बहुत बहुत ही कमाल का मैनेजमेंट करती है। अब कांग्रेस ने जब ये चुनाव हारा था, या इससे पहले लोकसभा 2024 का जो चुनाव परिणाम था, उस वक्त ईवीएम का बहुत मुद्दा उठाया था कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में फर्जीवाड़ा हुआ है, ईवीएम की वजह से हम हार गए। और हरियाणा में चुनाव परिणाम के बाद ये फर्जी वोटर वाला कोई भी इशू नहीं था, तब भी कांग्रेस ने ईवीएम पर ठीकरा पूरा था। तो लोग उस वक्त थोड़ा थोड़ा संशय करने लगे थे, ईवीएम पर सवाल उठाने लगे थे कि इसका कुछ हल निकलना चाहिए, बात साफ होनी चाहिए कि क्या वाकई में टैंपर किया जा सकता है, ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है। तो ये मुद्दा उठा, लोगों के दिलो दिमाग तक पहुंचा ये मुद्दा कि वाकई जी, में कुछ तो संदेह है। लेकिन अब बिल्कुल। करीब 1 साल भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही कांग्रेस ले आई कि फर्जी वोट डाले गए, फर्जीवाड़ा हुआ है, बड़े स्तर पर वोट चोरी हुई है। तो कांग्रेस कंफ्यूज कर रही लोगों को, जो रिलेट करना चाहते किसी मुद्दे से, उससे लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं। अब लोगों में कम हुँ, से कम ये बात हो कि अगर इस तरीके से एक ही ब्राजीलियन मॉडल के 22 वोट हो सकते हैं, उसकी फोटो चिपकाई जा सकती है, तो कम से कम इसकी जांच हो कि कैसे संभव हो गया। दूसरा, कांग्रेस अभी तक ये साबित नहीं कर पाई, या राहुल गांधी ये साबित नहीं कर पाए कि अगर ये 22 वोट हैं, ये 22 वोटों पर अगर किसी विदेशी मॉडल की फोटो लगी है, तो इन वोटों का भुगतान किसने किया है, कहां किया है, कब किया है। तो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी सिर्फ छोटा, बहुत बड़ा प्रदेश हरियाणा है नहीं, और कांग्रेस के पास 1 साल का वक्त था, अगर वो सही मायनों में कुछ हल निकालना चाहती थी, कुछ समस्या को गंभीरता से लेकर जनता के सामने, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ऊपर सीधा सीधा कुठाराघात है, जिस तरह के आरोप लगाए जाए, तो बूथ लेवल पर जाकर, जहां जहां उनके लोग हैं, विधायक जीते हैं, खासतौर पर जहां पर हारे हैं, वहां पर जाकर एक टीम बनाकर कम से कम बूथ लेवल पर जाकर चेक तो करते कि किस जी, तरीके से बिल्कुल, बिल्कुल, वोट आपकी की बात चोरी ठीक है। हुई है, गड़बड़ी हुई है। बूथ लेवल पर जी, आपके एजेंट होते हैं, क्या उनको राइट, अपने राइट। गली मोहल्ले के लोगों का ये चेहरा ये आप याद ठीक कह नहीं रही है? हैं। जी, अब हम लोग जगदीप जी को इसमें लेते हैं। जगदीप जी, जो बातें सुदेश जी ने उठाई हैं, कांग्रेस पार्टी की ज़िम्मेदारी थी। लेकिन मेरा ये कहना है कि ज़िम्मेदारी कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा चुनाव आयोग की है, क्योंकि वोटर और चुनाव आयोग के बीच में कोई है नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर कल चुनाव लड़ना बंद कर देंगी, तो हमारा अधिकार खत्म नहीं होता। ये अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से नहीं दिया है। ये हमको दिया है संविधान की वजह से। तो एक बात, एनीवेज़, दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने बड़ी बात कही कि जो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स हैं बीजेपी की, कि इलेक्शन का जो नतीजा आया, जो अब दिख रहा है कि कहीं न कहीं वोट चोरी की वजह से शायद हो,
हम भी शायद ही कह सकते, कन्फर्म तो हम भी नहीं बता पाएँगे। तो अगर वो वोट चोरी के बाद जो नतीजा आया, तो अपनी करतूतों को छिपाने के लिए जिस तरीके से पूरे सिस्टम में एक बात फैलाने की कोशिश की गई कि वोट जाति के आधार पर पड़ गया और इस वजह से चुनाव के नतीजे ऐसे आए। तो और उसके बाद गोदी मीडिया तो है ही सपोर्ट करने के लिए उस नैरेटिव को। फिर बताया गया कि भाई 20-30 हज़ार तो छोटी-बड़ी सभाएँ आरएसएस ने कर दी थी। तो क्या कहीं न कहीं आपको लगता है कि हार-जीत तो जो हुई वो हुई, बल्कि पूरे समाज को भी जातियों में बाँट के बदनाम करने की कोशिश की गई कि ये समाज तो हरियाणा का ऐसा है, जो मुद्दों के आधार पर वोट डाल ही नहीं सकता। ये तो हर बार जातियों पर ही वोट डालता है। तो क्या समाज को भी कहीं न कहीं अपनी करतूतों को छिपाने के लिए बदनाम करते हुए चुनाव आयोग के लोग दिखे, जगदीप भाई? रविंद्र जी, जो आपका सवाल है, इस सवाल में जो भारतीय जनता पार्टी की जो आप बात कर रहे हैं और जिस तरह का नैरेटिव या प्रचार करने की बात कर रहे हैं, आप याद करिए 2004-5 का वो दौर, जब हरियाणा के समाज को एक खाप पंचायतों को तालिबानी खाप पंचायतें कह के एक तरह से कटघरे में खड़ा करने का एक पूरा अभियान किया गया था। तब ये कहा गया था कि हरियाणा का ये समाज, ये खालिस्तानी खाप, ये इस प्रकार से खालिस्तानी फरमान जारी करते हैं और ये करते हैं, वो करते हैं, XYZ, उसमें बहुत कुछ कहा गया था। वो उस वक्त भी ये आधार तैयार करने की कोशिश की गई थी कि हरियाणा का समाज, जो भाईचारे का एक समाज माना जाता है, एक मिसाल है पूरे भारत में, उसको एक तरह से विभाजित किया जाए ताकि वो ताकत जो है, उस ताकत को कमजोर किया जाए और वो राजनीतिक ताकत उस तरह से ना बन पाए और इनके लिए लाभ की स्थिति बने। और इसी के आधार पे 2009 में इन्होंने चुनाव लड़ा था। आप देखेंगे कि 2009 में जिस प्रकार से इन्होंने संधियां की थी, बीएसपी से संधि की थी या दूसरी पार्टी से संधियां की थी, वो सिर्फ इसी तरह की थी राजनीतिक संधियां की जो समाज में अलग अलग जातीय वर्ग हैं उनको लुभाने के लिए और उनमें अपने आप में एक दूसरे को सामने खड़ा करने के लिए वो सारे प्रयास किए गए। 2014 में आपने देखा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने वो प्रचार किया था और एक वर्सेस अन्य, है ना, वो फॉर्मूला यहाँ चला। और अब भी जब भी अवसर होता है, भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो इनकी पैतृक वो संस्था है, उनके जो प्रचार प्रसार हैं वो एक तरह से हरियाणा के समाज में सामाजिक वर्गीकरण को बहुत तूल देते हैं, जातीय वर्गीकरण को बहुत तूल देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आते हैं कि ये सारा जो अभी चुनाव का परिणाम आया हरियाणा में और जो एच फाइल्स राहुल गांधी ने जिस तरह से ये एक्सपोज किया है, इसको सामने लाया गया है, इसमें समझ में क्या आता है? इसमें समझ में ये आता है कि चुनाव की प्रक्रिया, पद्धति और प्रणाली, सवाल उस पे खड़े होते हैं। जो मतदाता सूची है वो शुद्ध करने का दायित्व किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है। वो मतदाता सूची को शुद्ध करने का सीधा सीधा सा दायित्व चुनाव आयोग का है। वो प्रदेश का चुनाव आयोग हो और वो केंद्र का चुनाव आयोग। और ये एक प्रक्रिया है जो निरंतर हर 6 महीने निरंतर होती रहती है, साल में 2 बार होती है और ये शुद्धिकरण होता रहता है। इतना इनके साथ जो इनके अमला है, जो कर्मचारी हैं और जो बड़े माइक्रो लेवल पे जो बीएलओ होता है, उसको एक बूथ की जिम्मेवारी मिलती है और एक बूथ में लगभग 700 से 1200, 1250, 1300 वोट होती है, जिसको उनको वेरीफाई करके देना होता है। शुद्धियां अगर करनी हो तो कभी भी हो जाती हैं और आज की परिस्थिति तकनीकी युग में ये है कि अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपको मशीन्स ऐसी लगी हुई हैं जो फेस रिकग्निशन है, अगर आपका फेस रिकग्नाइज करती है तो ही एंट्री मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती। तो आज अगर इन सूचियों को अगर शुद्धता के रूप में देखना चाहें तो बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं या बहुत सी ऐसी तकनीक है जिसमें इमीडिएटली ये पता लगाया जा सकता है कि किस तरह से इतनी मल्टीपल जो फेक फोटो लगी हुई है, क्या ये वाकई मतदाता है या नहीं है। आज सवाल ये खड़ा हो गया है कि हरियाणा की जो मतदाता सूचियां हैं उनमें कितने वाकई असल मतदाता हैं और कितने बिल्कुल फेक ठीक। मतदाता हैं। और यस, आप यस। देखिए कि ये इसके लिए पारदर्शी तरीके से संतोषजनक जवाब देना
कि इन सूचियों में इतने वर्षों से आपने कोई संशोधन किए या नहीं किए, और क्या संशोधन किए जब इतने फेक वोटर्स अभी भी मौजूद हैं। तो ये सीधा सीधा सवाल चुनाव आयोग की कार्यशैली और उनकी मंशा पे आता है। क्या वो किसी एक पार्टी के लिए, आपने सही बात किसी एक पक्ष के लिए काम कर रहे हैं, या वो संविधान के लिए काम कर रहे हैं, क्या वो इस लोकतंत्र को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। सवाल आज वहां आ गया है। सवाल केवल इतना ही नहीं है कि एक हार जीत हुई है चुनाव में, चुनाव की अपनी प्रक्रिया की शुद्धता पे सवाल खड़ा होता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है बलवंत जी, बिल्कुल सही बात कही जगदीप जी ने, और सुदेश जी ने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किए। मुझे याद आ रहा है 1951 का जो पहला इलेक्शन हुआ, तो नेहरू चाहते थे चुनाव जल्दी हो, जल्दी इलेक्शन हो, लेकिन सुकुमार सेन ने कहा कि अभी हम लोग तैयार नहीं है, आप प्राइम मिनिस्टर साहब वेट करो, अभी हम चुनाव नहीं करा सकते। उन्होंने चुनाव नहीं कराया जल्दबाजी में। फिर दूसरा इंसिडेंट मुझे याद है जेम्स माइकल लिंगदो का, 2002 के गोधरा रॉयट्स हुए, माहौल खराब था, दंगे चल रहे थे, बार बार प्रेशराइज किया नरेंद्र मोदी जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे कि चुनाव जल्दी कराओ। उन्होंने कहा मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं कानून व्यवस्था से, मैं नहीं कराऊंगा चुनाव, आप कितना ही प्रेशर डालो, नहीं कराए। तीसरा एग्जाम्पल है 1995 का टीएन शेषन का, जब उन्होंने बिहार चुनाव कराए, लालू यादव कहते थे कि भैया ये सेशनवाद चुनाव करा रहा है कि कुंभ करा रहा है, 4-4 फेज में इलेक्शन हो रहे हैं, इतना डिले कर दिया। तो मतलब ये बात सही कही है सिंधु साहब ने कि इलेक्शन कमीशन का तो काम सरकार के साथ कोई लेना ही देना नहीं है। और सेशन कहते थे, टीएन शेषन का तो बड़ा फेमस कोट है कि आई एम द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नॉट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बात वो कहते ही रहे, लेकिन आज तो सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिख रहा है सर। बलवंत भाई क्या कहना आपका इस पर? अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। देखो, इलेक्शन कमीशन की भूमिका जिस ढंग की होनी चाहिए चौहान साहब, वैसी दिखाई नहीं देती। मतलब इलेक्शन कमीशन पर अगर राहुल गांधी आरोप लगाते हैं तो इलेक्शन कमीशन को सफाई इस तरह की देनी चाहिए कि जो आम पब्लिक के समझ में आती हो और पब्लिक को ये लगे कि इलेक्शन कमीशन सच बोल रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो छुपा हुआ है, उसकी आड़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बोल रहे हैं। मैं चौहान साहब आपको 2014 में फिर एक बार पीछे ले जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें आई और अपने बहुमत पर उसने सरकार बनाई। 2019 में खट्टर साहब ने अपनी तरीके से अच्छा काम किया और 40 सीटें आई, लेकिन 7 सीटें उनकी 2019 के चुनाव में घट गई और जननायक जनता पार्टी का समर्थन लेके सरकार चलानी पड़ी। लेकिन जब जननायक जनता पार्टी 4.5 साल के बाद सत्ता से अलग हो गई तो एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ जननायक जनता पार्टी को ही झेलनी पड़े, एक भी सीट ना आए और भारतीय जनता पार्टी की सीटें 40 से 48 बढ़ जाए, ऐसा क्या काम किया था? सही बात है। जब आप मनोहर लाल खट्टर साहब को मुख्यमंत्री पद से हटाते हैं और बमुश्किल 6 महीने नायब सिंह सैनी साहब को मिले थे, तो ऐसा उन्होंने क्या कर दिया कि 2014 की तुलना में 2024 में उनकी 8 सीटें बढ़ गए, एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ जननायक जनता पार्टी पर लागू हो। और मैं तो एक बात और कहता हूँ चौहान साहब, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। खुद नड्डा साहब कई बार दावा कर चुके हैं कि मेंबरशिप के आधार पर भारतीय जनता पार्टी दुनिया में नंबर 1 की पार्टी है। तो आप इतने ही लोकप्रिय हैं तो बैलेट पेपर से चुनाव करवा लो, क्या दिक्कत हो रही है? आप तो लोकप्रिय हैं, आप तो फिर आ जाएंगे सत्ता में और लोगों का मुंह भी बंद हो जाएगा, अपोजिशन पार्टियों का मुंह बंद हो जाएगा कि जो आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ होती है। आप 2-4 दिन तो हो सकता है रिजल्ट तुरंत आने के बजाय 2 दिन लग जाए आपको, लेकिन ये जो आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी करती है वो धुल जाएगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी लोकप्रियता का दावा तो करती है लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के हक में नहीं है। दूसरा मैं एक और कहूंगा कि आपके सामने उदाहरण है उचाना विधानसभा क्षेत्र का, यानी कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जब ये फैसला आने वाला था कि जो बैलेट पेपर की गिनती कराई जाएगी और 32 वोटों से हारे या जीते वो तय हो जाएगा। अब वो जो अत्री साहब थे विधायक वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे दे दिया। तो स्टे दे दिया तो देखिए अदालती जो प्रक्रिया है वो तो अपने तरीके से चलेगी, यानी कि 5 साल आप किसी व्यक्ति को इसलिए विधायक बनाए रखें कि वो जो बैलेट पेपर की गिनती होती है वो रुकी हुई है। तो जो व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह की स्थितियां हैं, उसमें आपके पास क्या तरीका है? आप अगर जिले में हैं तो डीएम के पास जाएंगे,
आप चुनाव राज्य चुनाव अधिकारी के पास जाएंगे, उसके बाद आप भारतीय चुनाव आयोग के पास जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो इन जगहों पर अगर आपको न्याय मिलने में देरी होती है तो आदमी क्या करे फिर, सिवाय बयानबाजी क्या कर सकता है, सड़कों पर उतर सकता है। लेकिन सुनवाई मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति की या किसी पार्टी की सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए आम लोगों में निराशा का भी भाव है। अब जाए तो कहाँ जाए, किससे शिकायत करें, कोई सुनने वाला तो है नहीं। और राहुल गांधी भी अब अपनी कर लेते हैं, और आप देखते हैं किस तरह से उनको कवरेज मिलती है, किस तरह से खबरें छपती हैं और किस तरह से उनको फिर घेरा जाता है। तो हालात तो इस समय मुझे लगता है कि ऐसे ही है कि आप नक्कार खाने में तूती की आवाज है, कोई सुनने वाला नहीं। बिल्कुल, और जबकि आपने सही बात कही भाई साहब कि रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट जो है वो तो कहता है कि चुनाव याचिका का मामला 6 महीने में निपटा देना चाहिए। 6 महीने का ही टाइम पीरियड है, टाइम बाउंड है वो। लेकिन 6 महीने में कहाँ होता। तो सुदेश जी, आप ने जो पॉइंट्स रेज किए थे उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। ये अभी जमीन पर आपको उसके बाद अभी जो एक्सपोजे हुआ है, आप कुछ लोगों से मिली, थोड़ा सा व्यू कुछ बदला है लोगों का, या जो हम लोग बात कर रहे थे कि उनको शक तो लोगों को पहले से था, अभी कुछ कन्विंस हो गए हैं कि और भी सवाल खड़े हो गए कि नहीं, राहुल गांधी की बातें भी ज्यादा भरोसे के लायक नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, लोगों से बातचीत होती है और लोग जो जो सवाल हम करें वही सवाल लोग कर रहे हैं, वही जवाब चाहते हैं जो राहुल गांधी चाहते हैं चुनाव आयोग से, वो सेम जवाब चाहते हैं कि इतने गंभीर आरोप है, फिर जांच क्यों नहीं हो रही। उधर से उल्टा कहा जाता है कि आप हलफनामा दें, अगर कोई शिकायत लेकर आज की शिकायत आप लीजिए, उसकी जांच कीजिए। कोई एक वोट का मामला नहीं, लाखों वोट का मामला है, एक ही स्टेट में लाखों वोट का मामला, तो पूरे देश में कितने करोड़ वोट्स होंगे जो फर्जी होंगे। इतना गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, एटलीस्ट आप उसकी शिकायत तो दर्ज कीजिए, उस पर कुछ एक्शन लीजिए। लेकिन हम किससे ये उम्मीद कर रहे हैं रविंद्र जी, हम किससे उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव आयोग के जो आयुक्त है, जो चीफ है, सीसी जो है, उनकी नियुक्ति का रास्ता ही चेंज कर दिया गया है। आप वहां की नियुक्ति का रास्ता चेंज कर देते हैं, फिर किसको फायदा पहुंचाने के लिए वो रास्ता चेंज किया गया। इस मुद्दे को जब ये हो रहा था, जब ये संविधान बदला जा रहा था नियुक्ति का, उस वक्त इसको आंदोलन बनाना चाहिए था कि आखिर ये बदलाव इतने सालों बाद क्यों, किसे फायदा पहुंचाने के लिए, किसे सुरक्षित रखने के लिए, किसे बचाने के लिए ये तरीका अपनाया जा रहा है, इसकी नौबत क्यों आई। आप सीसी तो बैठ जाते हैं, उनको जरूरत नहीं कि वो उनके इन सवालों के जवाब दें। लेकिन देखिए, राहुल गांधी है, विपक्ष के नेता हैं वो, इस देश में विपक्ष के खाते में पक्ष से ज्यादा लोगों ने वोट दिया है। अगर वोट शेयर की बात करेंगे तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनसे ज्यादा वोट उनके खिलाफ पड़े हैं, तो उनकी बात की सुनवाई नहीं होना सीधे सीधे लोकतंत्र पर हमला है। फिर लोकतंत्र कहां बचा है। लोकतंत्र पर सवाल बहुमत से ज्यादा वोट उनके पास है, अगर उनकी सुनवाई नहीं हो रही, वो कहने की ईवीएम में गड़बड़ी है, फिर वो कहते कि फर्जी वोट का बड़ा एक खेल खेला जा रहा है, इसमें चुनाव आयोग मिला हुआ है, तो कितने गंभीर सवाल है ये। फिर कैसे कोई विश्वास करेगा। ठीक है, सरकारें चल रही हैं, हरियाणा में भी सरकार चल रही है, देश में सरकार चल रही है, लेकिन जो सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे वो फर्जी वोट का हो या तमाम दूसरे मामले हो। अब सवाल पूछा गया था किसी प्रवक्ता से, जब राहुल गांधी ने प्रेस ये पूरा मामला हाइड्रोजन बम का फोड़ा था, उसके बाद तो एक बड़े नेशनल टीवी पर डिबेट चल रही थी, बीजेपी के प्रवक्ता थे, एंकर ने सवाल पूछा कि आप इस पर क्या कहेंगे। सीधा जवाब देने की बजाय वो कहते कि मंगोलिया से आए हैं तो बम फोड़ दिया, उस देश से आए हैं तो ये बातें करते हैं। अरे भाई, जो बुनियादी सवाल है आप उस पर तो जवाब नहीं दे रहे। राफेल जवाब का नहीं मामला देते हैं, सही था, है, राफेल का साल से मामला जवाब लिया नहीं कि मिल राफेल रहे। पे सवाल उठाते हैं, एसबीआई का मुद्दा है, तमाम ऐसे मुद्दे जहां पर सवालों के जवाब नहीं मिलते। सही मुद्दे उठाए गए, क्यों ना पूछे कि एक देश के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, हमारा दुश्मन बिल्कुल देश है, वहां पर हमारे कितने सैनिक शहीद हुए हैं, हमारे कितने जहाज गिराए गए हैं, क्यों ना सवाल पूछे जाए। क्या ये देशद्रोही बिल्कुल गतिविधि है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक सच्चा देशभक्त सवाल पूछेगा कि जब दुश्मन देश के साथ हमारे जवान भिड़ रहे हैं, हमारा टैक्स पेयर का पैसा लगता है वहां पर, कितने जहाज गिरे, अब इसको आप देशद्रोही करार दे देते जो सवाल पूछता है। कितने राफेल गिरे, कितने जेट गिरे, सवाल पूछना कहां गलत है। और यही सवाल यहां पर बनता है कि फर्जी वोट का आरोप अगर लगा है, बाकायदा सबूत आपको दी जाए तो आप जांच करें। और अगर आपके पास तो सब, मैंने पहले कहा कि आपके पास तो सब कुछ है, अगर गलत है तो आप एक्शन ले राहुल गांधी के खिलाफ। जी जी बिल्कुल। हमने भी पूछा, ये आपकी बात सही है, एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मैंने भी सवाल पूछा, मैं आपको सुनाता हूँ वो सवाल।
फिर आपके पास आता हूँ जगदीप भाई लास्ट कमेंट्स के लिए कि भाई ये जो इलेक्शन कमीशन की जो साख है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और हमको याद है हमने हिंदुस्तान ने ऐसे इलेक्शन कमिश्नर दिए हैं जगदीप भाई, जो पहले इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन, उन वो सूडान गए, उसके बाद सूडान की सरकार उनको लेके गई कि आपने बहुत सक्सेसफुली 1951 का इलेक्शन भारत में कराया, आप हमारा भी कराओ। उन्होंने वहां पहला चुनाव कराया। आज उनके नाम पर एक सड़क है, सूडान में एक रोड का नाम है सुकुमार सेन रोड। सुकुमार सेन इतने पॉपुलर थे, इन्होंने इतना अच्छा काम किया क्यों, और उन्होंने जो साख बनाई थी, जो रेपुटेशन क्रिएट की थी, आज वो खत्म हो रहा। हमने इस जो पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें एक सवाल पूछा था जिसका कोई जवाब नहीं दिया। आपके पास जगदीप भाई उसका जवाब हो तो बताना, मैं सवाल सुनाता हूं आपको। मेरा नाम रविंद्र सिंह शोरान है, मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूं। सर, मेरा सवाल यह है कि इलेक्शन को निष्पक्ष कराना आपके लिए एक चुनौती है। पहला आपका इलेक्शन है सीईसी के तौर पर, तो आपको शुभकामनाएं। लेकिन उससे भी बड़ा जो चुनौती है वो साख का संकट है कि इलेक्शन कमीशन की जो साख है वो इस वक्त बहुत स्टिक पे है। और ये केवल क्वेश्चन पॉलिटिकल पार्टीज और चुनाव आयोग के बीच का नहीं है, जनता के बीच में भी ये सवाल उठ रहा है। उसको आप लोग कैसे उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे? क्योंकि आमतौर पर लगता है इलेक्शन कमीशन सवालों के जवाब दे नहीं रहा है जो जनता जानना चाहती है, एक बात। और दूसरी बात ये अभी जो restrict yourself to one question, please. There are others also. जी 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 सर, एमसीसी लागू होने के बाद ये 10,000 रुपए जो दिए गए हैं पॉलिटिकल जेडीयू और बीजेपी ने, उस पर आप लोग कुछ, उसके पहले जो दिए गए हैं, या उस पर भी आप लोग कुछ? अब सर जगदीप भाई वो तो दे नहीं रहे हमारे सवालों का जवाब, आपके पास कोई जवाब हो तो बताइए। देखिए, सॉरी है चुनाव आयोग को जो इम्यूनिटी मिल गई है, जो सुरेश जी ने जिस चीज की तरफ इशारा किया, और वो जो उसकी चुनाव आयुक्त की जो चुनाव की उनकी अपनी उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया है, और उसके बाद उनके विशेषाधिकार को जिस तरह से संरक्षित किया गया है, वो जो एक नए अमेंडमेंट आए हैं उससे जो इम्यूनिटी मिली है, उसके बाद चुनाव आयोग ने अपने आप को ये समझ लिया है कि उनका कोई दायित्व इस देश के लोकतंत्र के प्रति, इस देश के संविधान के प्रति नहीं है, इस देश की जनता के प्रति नहीं है। वो अपने आप में ही वो संवैधानिक जो प्रावधान है, वो अपने आप में ही संविधान को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। संविधान से ऊपर कोई नहीं है, और संविधान के तहत जो भी नागरिक है और जो भी अधिकारी है, वो संविधान के प्रावधानों के प्रति दायित्व उसका बनता है, जवाबदेही बनती है। जवाबदेही से मुक्ति, किसी भी कार्य की जवाबदेही से मुक्ति हो जाना और कर दिया जाना, या किसी प्रकार के ऐसे नियम बना दिए जाना, ये अपने आप में ही लोकतंत्र पे भारी चोट है। आप देख रहे हैं कि जो आज सवाल उठ रहे हैं वो सीधे सीधे सवाल लोकतंत्र की प्रक्रिया को लेके हैं, लोकतंत्र के अस्तित्व को लेके है। एक फैसला, हालांकि हम उस फैसले का सर्वोच्च न्यायालय का न्याय प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, लेकिन इस देश में ऐसा भी एक फैसला हुआ है जो महाराष्ट्र की सरकार के बारे में हुआ, और जिसपे मुख्य चुनाव सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य जो न्यायाधीश हैं, उन्होंने कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे रिजाइन नहीं करते तो हम इनकी सरकार को बहाल कर देते, लेकिन अब ये सरकार इस देश में चलेगी, इसको एकदम बीच में नहीं हटाया जा सकता, और जबकि वो माना जा रहा है कि हाँ उसमें अनियमितताएं हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं देश में जो अपने आप में ही सवाल पैदा कर रही हैं कि क्या इस देश की सरकार और इस देश का सदन, जिसमें एक पार्टी और एक विचारधारा का बहुमत है, क्या वो संविधान के प्रति जवाबदेह है या नहीं, ये भी सवाल बनता है। क्या वो संविधान को अपने तरीके से पुनर्परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है? क्या वो संवैधानिक प्रक्रियाओं को अपने तरीके से दोबारा तय करने की कोशिश कर रहा है? ये बहुत बड़े सवाल इस देश के सामने आज आन खड़े हुए हैं, और ये चुनाव में, मैं बार-बार कहता हूं, ये किसी राजनीतिक दल की हार-जीत का सवाल नहीं है, ये उससे बढ़ के सवाल है कि जो एक प्रक्रिया है, जो एक विश्वास की प्रक्रिया है, क्या लोगों को ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी पसंद की सरकार चुने? और उस अपनी पसंद की सरकार चुनने के उस अधिकार को किस प्रकार से हनन किया जा रहा है, और किस साजिश या किस योजना से हनन किया जा रहा है, ये उसका सबूत है, ये उसका प्रमाण है। तो इसके सवाल, इस सवाल के जवाब उस चुनाव आयोग को देने चाहिए, और सरकार को भी उस चुनाव आयोग के सामने इस प्रकार के सवाल रखने चाहिए, और सदन को भी उस चीज को
सामने लाना चाहिए, ताकि इस देश के लोकतंत्र में जिन लोगों का विश्वास है उस विश्वास को कायम रखा जा सके। सवाल आज विश्वास के, लोकतंत्र में विश्वास का सवाल खड़ा हो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल इम्पोर्टेंट आपने बात कही और इसी नोट पर हम लोग खत्म करते हैं इस बातचीत को। और इलेक्शन एक सुप्रीम कोर्ट के बस फैसले का मेंशन करके हम लोग इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं इसी नोट पे। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक पंचायत चुनाव था प्रयागराज में, 4-5 साल पहले चुनाव था, सुप्रीम कोर्ट में उसकी हियरिंग हुई, सुप्रीम कोर्ट तक आया वो अपील में। सुप्रीम कोर्ट ने जो उसमें एक लाइन बोली वो बड़ी बड़ी अच्छी बोली। बलवंत, आपने तो सर बलवंत जी पढ़ा भी होगा शायद, कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि चुनाव जीत कर कौन आया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि चुनाव जीत कर कैसे आया है, हम लोग कैसे के लिए बैठे हैं, कौन के लिए नहीं बैठे, कोई भी हो, पर वो कैसे आया है वो इंपॉर्टेंट है। और आज सवाल कैसे पे खड़ा हो रहा है, कैसे पर सवाल खड़ा हो रहा है कि कैसे सही वोट से आए हैं, हिंदुस्तानी वोट से आए हैं कि ब्राजील के वोट से आए हैं, यही तो सवाल है सर। तो इसी नोट पर हम लोग करते हैं इस बातचीत की खत्म। फिर से आपसे मुलाकात होगी और नए मेहमानों के साथ इसी मुद्दे पर फिर बातचीत करेंगे, अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों से, अलग-अलग जिलों से। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत-बहुत धन्यवाद। बलवंत तक्षक जी, आपका बहुत धन्यवाद, चंडीगढ़ से आप जुड़े। जगदीप संधू जी, आपका धन्यवाद, हिसार से आप जुड़े। और सुदेश नयन मोर जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, पंचकुला से आप हमारे साथ जुड़े। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप दर्शकों से गुजारिश है कि अगर आपके ज़हन में भी कोई सवाल है, तो आप ज़रूर भेजिए, हम लोग उसको अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।